इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले हमें एक टॉपिक और समझना होता है जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तब समझ में आते हैं दोनों जब हमें पता होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो पहली हेडिंग इस टॉपिक में लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। जब ये समझ में आएगा तब ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा तब ये समझ आएगा। लिख दिया ना। एक डायग्राम बनाएंगे हम ताकि ओजोन की तरह ज्यादातर बातें हमारी डायग्राम से क्लियर हो जाए। साथ ही बना लेंगे ताकि टाइम बचे अपना।
देखो, दो टाइप की विकिरणें दर्शानी है हमें। एक तो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचेंगी दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट या सिंपल प्रकाश की विकिरणें, सही। और पृथ्वी उनसे गर्म होगी, और गर्म होकर पृथ्वी वापस से क्या उत्सर्जित करेगी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड या हीट वेव, अवरक्त विकिरणें या उष्मीय विकिरणें। मतलब दो विकिरणों के नाम लिखने हैं। आएंगी तो दृश्य प्रकाश विकिरणें, और जाएंगी, बाहर निकलेंगी, अवरक्त विकिरणें या इंफ्रारेड। दो नाम याद रखने हैं। और बाहर ये वायुमंडल, और वायुमंडल में है गैसें। इनमें से कुछ गैसों का नाम है ग्रीन हाउस गैसें, और ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण है चार: जलवाष्प, CO2, मीथेन और ओजोन। लिख दिया? अब इसको समझे, इस डायग्राम का क्या मतलब है। ये दोनों जो सूर्य के प्रकाश विकिरणें हैं और पृथ्वी की सतह से जो निकल रही है, दोनों ही तरंगे हैं या विकिरणें हैं। सही है बात? आपको अगर कोई किसी ने बच्चे ने सुना हो कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये दोनों ही उसके उदाहरण हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को दर्शाया जाता है इस प्रकार, क्योंकि ये गमन करती है एक से दूसरी जगह पर ऐसे, जो वेव की फॉर्म में। सही है? एग्जैक्टली इनकी 3D स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। उतने नहीं जा रहे अपन, सिंपली इसको दर्शा रहे ऐसे। अच्छा, ये जो तरंग है ये दूरी तय कर रही है। मान लो कि ये पॉइंट है A, और यहां तक पहुंची, ये पॉइंट है B। यहां से ये यहां गई, इस दौरान ये वाला पीक पॉइंट और ये वाला पीक पॉइंट, इनके बीच में जितनी दूरी तय की है, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ बोलते हैं। सिंपली नाम सुना है, तरंग दैर्ध्य। ये जो दोनों तरंगे हैं, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण, इन दोनों की तरंग दैर्ध्य में अंतर होता है। दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। ये जो अवरक्त विकिरणें हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। मतलब ये एक बार यहां से यहां, मतलब ऐसे करके एक बार वापस यहां पहुंचेंगे, इस दौरान ज्यादा दूरी तय करती है तुलनात्मक रूप से दृश्य प्रकाश विकिरणों की। एक फैक्ट याद रखना है, यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का सवाल आया हुआ है कि दृश्य प्रकाश विकिरणें और इंफ्रारेड, इन दोनों के अंदर किसका अंतर होता है? वेवलेंथ का। किसकी वेवलेंथ, किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा? इसकी ज्यादा। इसकी हाई वेवलेंथ है और इसकी क्या है? शॉर्ट। या इसकी लॉन्ग है या इसकी शॉर्ट। आ गई बात समझ? दोनों की तरंग दैर्ध्य, दोनों ही तरंगे हैं और दोनों की तरंग दैर्ध्य में अंतर है। अवरक्त विकिरणों की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, प्रकाश विकिरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है। अब ये इस तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण, अपनी कम तरंग दैर्ध्य के कारण, सूर्य की प्रकाश विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करते हुए पृथ्वी सतह तक पहुंच जाती है। आगे बात, कारण क्या है? ये क्यों पहुंच पाती है? क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य कम रहती है, इसलिए पहुंच जाती है। अच्छा, ये सूर्य की प्रकाश विकिरणें जो है, ये पृथ्वी सतह तक पहुंची है, ये अपने साथ ऊर्जा लाती है क्या? उष्मा के रूप में, हीट के रूप में। जिसको भी इस बात की तस्दीक करनी हो, वो थोड़ी देर धूप में खड़ा हो जाए, गर्मी लग जाएगी। गर्मी क्यों लग जाती है? क्योंकि प्रकाश विकिरणें हमारे शरीर पर गिरती है, तो उससे हमें हीट मिलती है, और हीट जो है वो बॉडी को थोड़ी देर में इरिटेट करने लग जाती है, इसीलिए गर्मी लगती है हमें। तो जब ये विकिरणें ऊष्मा लेकर आती है, हीट लेकर आती है, तो पृथ्वी सतह से टकराती है। तो इसका मतलब वो हीट किसको मिलती है? पृथ्वी सतह को, अर्थ सरफेस को मिलती है वो हीट। और अर्थ सरफेस हीट लेके गर्म होती है। सही है? पृथ्वी गर्म होती है कि नहीं होती है? भाई, आग के ऊपर भगोना रखोगे तो भगोना गर्म होगा कि नहीं होगा? भगोने में रखा हुआ पानी गर्म होगा कि नहीं? और दूध होगा तो वो भी, कितने उदाहरण ले लो, सभी गर्म होंगे। सही है? अच्छा, जब गर्म हो गया तो वो वापस से ठंडा भी होता है क्या? कैसे हो जाता है ठंडा? है? नहीं, अपन भगोने की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं। अकेला भगोना है, उसको हमने गर्म कर दिया, वो वापस से ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। कैसे? जो हीट उसको मिली थी, वो हीट को वापस से छोड़ेगा, त्याग करेगा। किस रूप में छोड़ेगा? मिली उसको हीट है और छोड़ रहा है क्या? अवरक्त विकिरणें। अच्छा, इसका मतलब
पृथ्वी को भी इस सूर्य के प्रकाश से गर्मी मिल रही है, और पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो वापस से ठंडा होने के लिए कौन सी विकिरणें उत्सर्जित करती है? अवरक्त विकिरणें या इंफ्रारेड। इनको हीट वेव या टेरेस्ट्रियल वेव भी कहते हैं। इनको कह दो अवरक्त विकिरणें, उष्म विकिरणें, या फिर इनको कह सकते हैं पार्थिव विकिरणें। पार्थिव विकिरण कह दो, उष्म विकिरण कह दो, या अवरक्त विकिरण कह दो। इसी प्रकार इंग्लिश में इंफ्रारेड कह दो, या फिर हीट वेव कह दो, या टेरेस्ट्रियल वेव कह दो। हमारे को बुखार होता है और जब हम तपते हैं तो हमारे शरीर से हीट निकलती है। किस रूप में निकलती है? 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है और आसपास अगर ठंड है तो हमारे शरीर से हीट निकलती है। किस रूप में निकलती है? यानी कि उष्मा का लॉस होता है किस रूप में? इंफ्रारेड के रूप में। अच्छा, इसका मतलब उष्मा का लॉस हो रहा है तो ऊर्जा तो इनमें भी है, हीट तो इनमें भी है कि नहीं है? बस यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान और देना है कि पृथ्वी पर कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश विकिरणें पहुंचती है जिससे पृथ्वी की सतह गर्म होती है और पृथ्वी वापस से अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करती है। और ये अवरक्त विकिरणें जो पृथ्वी ने छोड़ी है इनका वेवलेंथ दृश्य प्रकाश की तुलना में ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ गैसें जिनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें, इनकी संख्या प्राकृतिक रूप से 4 है। क्या क्या नाम है? जलवाष्प, CO2, मीथेन और ओजोन। ये चारों गैसें इस ज्यादा वेवलेंथ वाली अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। जैसे यूवी रेज को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन। वैसे ही ओजोन का एक और गुण है, इन दूसरी गैसों का ये गुण है कि पृथ्वी की सतह से निकलने वाली अवरक्त विकिरणों को ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। कुछ अवरक्त विकिरणें बाहर निकल जाती है और ज्यादातर यहां अवशोषित हो जाती है। याद रखिए, वापस से बोल रहा हूं, कुछ बाहर निकल जाती है और कुछ अवशोषित हो जाती है। अब ये अवशोषित यहां हो गई तो इन अवरक्त विकिरणों की हीट कहां ट्रैप हो गई? पृथ्वी की सतह है और इस निचले क्षोभ मंडल में, निचले ट्रोपोस्फियर में या निचले वायुमंडल में। अच्छा, ये जो ताप जो है वो हीट यहाँ की ट्रैप हो गई तो पृथ्वी की सतह के आसपास का तापमान या टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ नहीं जाएगा क्या? बढ़ जाएगा। सही है, बढ़ जाएगा। सिमिलर एग्जांपल लो आप। धूप में बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को धूप में हम खड़े करके आ गए तो हम अगर दोपहर में जाके उस गाड़ी को खोलते हैं तो बाहर के तापमान की तुलना में गाड़ी का अंदर का तापमान ज्यादा होता है। यही चीज वहां हो रही है। गाड़ी के है शीशे, यहां पर पृथ्वी, पृथ्वी को माने गाड़ी, और वहां पर शीशे है, यहां पर माने ये 4 गैसें। सही है। वो शीशा धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर सूर्य के प्रकाश विकिरणों को आने देता है और गाड़ी के अंदर का जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो भी उसके अंदर है, सीट या डैशबोर्ड जो भी, वो गर्म होता है और गर्म होके वह क्या छोड़ता है? अवरक्त विकिरणें। और वो अवरक्त विकिरणों की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वो शीशा या ग्लास उन अवरक्त विकिरणों को बाहर नहीं जाने देता। आने तो देता है दृश्य प्रकाश विकिरणों को, लेकिन अवरक्त विकिरणों को बाहर। अब हीट जो है उसकी इनकमिंग तो है, आउटगोइंग तो हीट अंदर ही अंदर इकट्ठी होती गई और हीट अंदर ही अंदर इकट्ठी होती गई तो हम जैसे ही गाड़ी का गेट खोलेंगे अंदर से क्या आएगा? भभका आएगा। किसका भभका? एकदम इंफ्रारेड का नहीं आएगा, हीट का भभका आएगा, उष्मा का, हीट का भभका। एकदम ऐसे लगता है जैसे शकरकंदी से भून देगा अगर गर्मियों में देखें तो। सही है, बहुत देर में ठंडी होती है जाके। तो ये मतलब इसी प्रकार मान लो कि अपने कोई घर हो, उन घरों की छत हमने कांच की बना दी, ग्लास की, खिड़कियां कांच की, और उस घरों के अंदर चारों तरफ दीवारें भी कांच की बना लो और छत भी कांच की बना लो, और धूप के अंदर वो घर हो तो सूर्य की प्रकाश विकिरणें उसके अंदर जाएंगी, अंदर का सब कुछ जो है मटेरियल गर्म होगा, अवरक्त विकिरणें छोड़ेगा, अवरक्त विकिरणें छोड़ेगा तो वो बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो उस घर के अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी का बाहर के स्पेस की तुलना में तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है। आ गई बात समझ? ये जो ज्यादा बढ़ा हुआ तापमान है इस प्रभाव को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अभी हमने तुलना की थी कि ऐसे घर जिसकी छतें और जो वो दीवारें अगर कांच की बनी हो और वो कांच हरे रंग का हो तो उसमें गर्मी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, और इसलिए उस हरे रंग के छतों वाले घरों में या दीवारों वाले घरों में बाहर की तुलना में ज्यादा गर्मी के पीछे कौन सा प्रभाव काम कर रहा है? हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। आ गई बात समझ? ग्रीन हाउस प्रभाव काम कर रहा है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की उन हरे रंग के छतों के घरों में देखा कि उच्च अक्षांशों में जहां पर बर्फ गिरती है वहां पर सामान्यतः बीज वगैरह का अंकुरण होता नहीं है, और बीजों का अंकुरित होने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए।
तो बीजों को उगाने के लिए उन्होंने ऐसे घर बनाने शुरू किए कि जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा बाहर से बढ़ जाता था, और उस बढ़े हुए टेम्परेचर को प्रभाव को उन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव कहा। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा पृथ्वी पे भी तो यही होता है, इसको भी तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब एक चीज और सोचो अब आप, क्या पूरी पृथ्वी पर सभी जगह पर ग्रीन हाउस प्रभाव एक जैसा मेंटेन होता है या कहीं ज्यादा कहीं कम होता है? जहां पर मरुस्थल है वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा बनता है, जहां बर्फ है वहां पर कम बनता है, क्योंकि ये जितनी विकिरणें अवशोषित होंगी उतना ही ज्यादा अवशोषित होगा, और ये विकिरणें परावर्तित हो जाएंगी तो फिर अवरक्त विकिरणें निकलेंगी ही नहीं। आ गई बात समझ? पृथ्वी पर इस ग्रीन हाउस प्रभाव का लोकल इफेक्ट दिखता है सब जगह, और इन सब के टेम्परेचर अगर मान लो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये बढ़े हुए टेम्परेचर में पृथ्वी के किसी हिस्से का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, किसी हिस्से का 42 है, किसी हिस्से का 24 है, किसी हिस्से का 15 है, किसी हिस्से का -8 है, किसी हिस्से का -22 है, तो इन सब का एवरेज निकालें तो हमारे को पृथ्वी का औसत तापमान प्राप्त होता है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना प्राप्त होता है? ये 15 डिग्री सेल्सियस किस वजह से टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है? इस हरित गृह प्रभाव के कारण। अगर ये हरित गृह प्रभाव नहीं होता, अब दूसरी सिनेरियो सोचे, मान लो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें नहीं होती, सही है, तो पृथ्वी पे एक साथ तो कहीं पर पूरी पृथ्वी पर दिन होता नहीं है और नहीं एक साथ रात होती है। जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहां दिन, और जो ऑपोजिट है उसमें रात। मान लो ये हिस्सा पृथ्वी के सामने है, इस पे सूर्य के प्रकाश विकिरणें आ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, सही है बात? पृथ्वी का तापमान बढ़ गया और ये विकिरणें छोड़नी वापस शुरू कर दी, सही। अब ये विकिरणें अगर यहां नहीं रुकेंगी तो वापस से स्पेस में चली जाएंगी, चली गई। यहां नहीं रोका तो कहां चली जाएंगी? ये स्पेस में। अब पृथ्वी घूम के इस जगह पर हो गई रात, रात हो गई तो अब टेम्परेचर कितना होगा? नेगेटिव जाएगा बहुत ज्यादा। दिन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, रात में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जैसे ऑक्सीजन, जल, भोजन चाहिए, वैसे ही एक उपयुक्त तापमान भी चाहिए ताकि जीव रह पाए। क्या हमारे को दिन में तापमान मिले 42 डिग्री सेल्सियस और रात को -70 डिग्री सेल्सियस मिले, हम जिएंगे क्या? अगर 5 डिग्री सेल्सियस एकदम से ऊपर नीचे हो जाता है तापमान, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बोल जाता है, उसकी कोयल जल जाती है। जुखार बुखार जुकाम सबको होता है कि नहीं होता है? अगर हर दिन 50 से -70 का वेरिएशन आएगा तो कौन जिएगा? कोई नहीं जिएगा। इसका मतलब अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो है तो कितना टेम्परेचर है औसत? 15 डिग्री सेल्सियस, और अगर नहीं होता तो -19 डिग्री सेल्सियस होता। तो पृथ्वी होती बर्फ का जमा हुआ बिना जीवन वाला एक ग्रह, लाइफ लेस फ्रोजन प्लेनेट होता। इसका मतलब पृथ्वी पर जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनमें से एक आवश्यकता सूटेबल टेम्परेचर की भी आवश्यकता है, और वो पूरी होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। आगे बात समझ? अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव के खूब सारे उदाहरण अपन ने लिए, गाड़ी का भी है, हरे घरों जो वो घरों का जिनके कांच के शीशे वगैरह होते हैं वो सारे, बस वही है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। इसमें अंतर क्या है? सूर्य के प्रकाश विकिरणों की तरंग दैर्ध्य कम है, इनकी ज्यादा है। इन विकिरणों में अंतर के कारण ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को ये गैसें अवशोषित कर लेती है। अब बताओ, इतना सिंपल सा सवाल 2024 के यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया कि पृथ्वी का ये जो तापमान मेंटेन होता है ये सूर्य के विकिरणों के कारण होता है या ज्यादा वेवलेंथ वाली अवरक्त विकिरणों के कारण होता है? सही जवाब बता दो। ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त विकिरणों के कारण। आगे बात समझ? तो ये सिंपल सी बात है, इतना। अब उसके बाद में तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर अरबों सालों से है, ऐसा ही चलता आ रहा है, सही है, सब कुछ बढ़िया, राम राज्य प्रजा सुखी। हमने किया आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास की आधुनिक कहानी लिखी जाती है 1750। ये इबारत लिखनी शुरू होती है 1750, क्योंकि ये वर्ष है औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, पुनर्जागरण का, रेनेसा का। और पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक खोज, इन सब के चलते मनुष्य ने साइंस, टेक्नोलॉजी और विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग में बहुत उन्नति की, सही है। हमने विज्ञान जाना, मेडिकल साइंस को जाना, और अपनी मृत्यु दर घटा के अपनी जनसंख्या बढ़ा ली। हमने बहुत सारे पशु अपने उपयोगी थे उनको रखना शुरू कर दिया। खेती पहले जो थोड़े से स्तर पर होती थी बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आ गए। तो रातों रात वनों को काट के, जमीन को ठीक करके बड़े पैमाने पर हमने बोरिंग करने सीख लिए, सिंचाई की व्यवस्थाएं कर ली, नहरें बना ली। कुल मिला के 1750 के बाद मानव का एकदम से
जो है वो तरीका बदल गया विकास करने का। पहले जो परंपरागत और जो पशुओं और मानव खुद की लेबर पर निर्भर था, अब वो स्थान ले लिया मशीनों ने। और मशीनें थकती नहीं है, दिन रात काम करती है और पावरफुल भी होती है। 100 आदमियों के बराबर एक जेसीबी एक दिन में काम कर देती है, सही है, और 24 घंटे काम कर सकती है वो। पहले जो आदमी 500 लोग एक दिन में काम करते थे, वो अब 2 जेसीबी मिलके 24 घंटे में कर देती है आराम से। तो कुल मिला के 1750 के अंदर जो औद्योगिक क्रांति बनी, उस औद्योगिक क्रांति में हमने मशीनें बनाई, और ये मशीनें चलती है ईंधन से, और इन ईंधन होता है फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन। फोसिल फ्यूल मतलब, फ्यूल का मतलब ईंधन, ईंधन मतलब ऊर्जा देने वाले पदार्थ, और फोसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म मतलब जो है नीचे जमीन पे हमें जीवों के अंश मिलते हैं, फोसिल मिलते हैं। और जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, क्योंकि कोयला किससे बना है? पेड़ पौधे नीचे दब गए थे, पायरोलाइसिस हुआ, उसी से बने। अच्छा, इसी प्रकार क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हम बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, ये सब। अच्छा, जब हम इन मशीनों में इस कोयला पेट्रोल डीजल को जलाते हैं, तो 100% तो जलाते नहीं है, धुआं निकलता है इनसे, और उस धुएं में उपस्थित होती है CO2, और साथ में वैसे बहुत सारी गैसें उस धुएं में, लेकिन अपने यहां मतलब की 2 गैसें, CO2 और N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे वायुमंडल में पहले ही CO2 है 0.03%। अब आप एक इमेजिन करो, पूरी दुनिया में कितना पेट्रोल डीजल कोयला जलता है? दुनिया की आबादी है 8.2 अरब, और सभी जगह पर कोयले से सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है, और बिजली का खर्च कितना है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कितना कोयला जलाया जाता है? खरबों टन कोयला जलता है रोजाना, और इतना कोयला जलता है तो कितना धुआं निकलता है? खूब सारा। कितनी सारी CO2 रोजाना वायुमंडल में शामिल होती है? आ गई बात समझ? कितनी सारी नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में शामिल होती है रोजाना? बहुत ज्यादा। इसी प्रकार हमने खेती की है, और पूरी दुनिया में खेती जो है वो की जाती है, और पशुपालन किया जाता है। खेती में भी खास करके वो खेती जिसमें पानी भरा रहता हो, दलदल की कंडीशन बनती हो, चावल की जैसे। जहां पे भी दलदल बनता है, वहां से एक गैस निकलती रहती है लगातार, और उसका नाम है मीथेन, सही है। पशु जब खाना खाते हैं, तो वो चारा जो होता है उनमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का जब पाचन होता है सेलुलेज एंजाइम से, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलती है? मीथेन। कितने सारे पशु हैं दुनिया में? खूब सारे। इसका मतलब हमने CO2 की सांद्रता बढ़ा दी, मीथेन की सांद्रता बढ़ा दी, साथ में सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में ओजोन बना रहे, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड खूब सारी बना दी। इसके अलावा हमने कुछ कृत्रिम गैसें भी बनाई विभिन्न उपयोगों के लिए, जिनमें फ्लोरीन सब में पाया जाता है। उनको कहते हैं फ्लोरीन युक्त गैसें या फ्लोरिनेटेड गैसें। उदाहरण लिखे इसके, जैसे एक तो हमने CFC, HCFC वो देखे ही थे। एक तो प्रमुख अभी थोड़ी देर पहले जिसका नाम लिया था हमने, HFCs, सही है। एक है PFCs, एक है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तीनों में ही फ्लोरीन है, और ऐसी गैसों को कहते हैं फ्लोरीन युक्त गैसें, फ्लोरिनेटेड गैसें। तो 3 तो ये गैसें फ्लोरीन वाली, और एक CO2, एक मीथेन, और एक नाइट्रस ऑक्साइड। 6 गैसें हैं प्रमुख। कौन सी कौन सी? CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा नंबर मीथेन, चार, और फिर बची हुई 3 HFC, PFCs, SF6। टोटल ये 6 गैसें हमारी मानवीय गतिविधियों की वजह से 1750 के बाद हमने जैसे जैसे टाइम आया वायुमंडल में इनको शामिल कराते गए, क्योंकि हमने इनका उपयोग किया सबका, और हमारे उपयोग के दौरान ये वायुमंडल में शामिल होती चली गई, और वायुमंडल में शामिल होती चली गई। तो अब इन गैसों ने प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसों का साथ देना शुरू कर दिया। तो पहले थोड़ी बहुत अवरक्त विकिरणें बाहर निकल जाती थी, अब वो ज्यादातर अवरक्त विकिरणें इन बढ़ी हुई गैसों ने, ये नेचुरल तो थी, इनका साथ इन गैसों ने भी दे दिया। अब ज्यादा मात्रा में अवरक्त विकिरणों को इन्होंने अवशोषित करना शुरू कर दिया। पहले जो बाहर चली जाती थी स्पेस में, अब वो ज्यादातर अवरक्त विकिरणें पृथ्वी की सतह के पास ही अवशोषित की जाने लगी, और पृथ्वी की सतह के पास ही अवशोषित की जाने लगी। तो पहले जो टेम्परेचर था सब जगहों का, अब वो सब जगहों का टेम्परेचर बढ़ने लग गया। 42 वाले का 44 होने लग गया, 24 वाले का 26 होने लग गया, 15 वाले का 16, -8 वाले का -7, -22 वाले का -20, 27 वाले का 29, 37 वाले का 40। सब जगह तापमान बढ़ने लग गया। अच्छा, सब जगह का तापमान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? ग्लोब।
और गर्म होने को क्या बोलते हैं? दोनों शब्दों को जोड़ोगे क्या बोलोगे? ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की तीव्रता का बढ़ जाना, ग्रीन हाउस प्रभाव की तीव्रता बढ़ जाना। क्यों बढ़ गई ग्रीन हाउस प्रभाव की तीव्रता? क्योंकि ये जो नेचुरल गैस थी, इसके अलावा कुछ गैसें हमने और शामिल करा दी। इसका मतलब इन गैसों को मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें कहेंगे और इन गैसों को प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें कहेंगे। तो मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों ने ग्रीन हाउस प्रभाव की तीव्रता को बढ़ा दिया, जिसका परिणाम हुआ ग्लोबल वार्मिंग। सही है? वार्मिंग आईएनजी है, लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी ये गैसें हम ऐड कर रहे हैं, उतना ही औसत तापमान बढ़ता जा रहा है, उतना ही औसत तापमान बढ़ता जा रहा है। अब मुझे सोच के बताना, अपने यहां पर किसी दिन सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है और दूसरे दिन बादल छा गए, फिर तीसरे दिन वापस से और ज्यादा जो है वो सूर्य का प्रकाश तेज हो गया। पिछले दिन तापमान था 24 डिग्री सेल्सियस, अगले दिन तापमान हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, है ना? एक दिन का तापमान अपने रहा राजस्थान जयपुर की बात कर ले, एक दिन का तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, उससे अगले दिन तापमान मान लो हो जाए 27 डिग्री सेल्सियस। दिन के दिन में फर्क आ गया। पहले दिन कितना? 24, अगले दिन कितना? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण है क्या? पहले वाले दिन तो 24 था, अगले दिन 27 हो गया, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई है? पक्का नहीं हुई या हुई? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना है। ये जो तापमान में डे टू डे में अंतर आ रहे हैं, ये सीजनल वेरिएशन है। ग्लोबल वार्मिंग को बहुत सारे लोग गलत समझते हैं कि एक दिन तापमान कम था, अगले दिन एकदम से बढ़ गया, फिर सर्ट ऐसे करके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आजकल। तो इसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सब जगह, भारत का थार, सहारा, कालाहारी, या फिर जो इधर उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, सब महाद्वीपों का तापमान जोड़ के उसका औसत बढ़ना। जो पहले पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस तापमान था, अब वो औसत तापमान लगभग 16.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये है ग्लोबल वार्मिंग। आ गई बात समझ में? ये जो डे टू डे चेंज होते हैं ना, एक दिन थोड़ा सा ठंडा दिन था, अगला दिन गर्म हो गया, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। याद रखेंगे इस बात को, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? लिख दें ये बात, दोनों लिखेंगे।